हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो होपफुली आपने सिनॉप्सिस जो है वो वीडियो का देख लिया होगा थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स फोर्थ चैप्टर आपका उसका हम लोग अब सी टी एम एच टी सी टी से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एम सी क्यूज़ करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ये चैप्टर जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, आपका सिलेबस में पहले नहीं था थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के। तो इसके क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे। लेकिन जो भी है, जितना भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ये वीडियो में, और उसके अलावा जो मैं आपको टेस्ट दूंगा, टेस्ट का क्वेश्चंस होगा, होमवर्क का क्वेश्चंस होगा, इतने आपने प्रैक्टिस किए तो मेरे हिसाब से काफ़ी होंगे। ठीक है। बहुत से कॉन्सेप्ट्स इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड होंगे। तो मिला जुला के आपके जो है ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस वो अच्छे से हो जाएंगे। तो जो भी जितना भी आपको दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत से क्वेश्चंस मैंने JEE नीट से भी निकाले जहाँ मुझे कम ही पड़ा था। क्योंकि कारनॉट साइकिल, कारनॉट इंजन के जो क्वेश्चंस हैं वो शायद आपको नहीं मिलेंगे सीईटी के। क्योंकि रीज़न क्या है कि वो रेड्यूस सिलेबस में था, उसके क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे। तो मिला जुला के मैंने सारा कंटेंट कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ग्राफ देख रखा है, पीवी डायग्राम बना के रखा है। तो मैंने एक्चुअली अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो मैंने ऊपर से इसको ओवरराइट किया हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं है, एक बार अच्छे से देख लेना। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। पॉइंट ए से शुरू मान के चलेंगे कि पॉइंट ए से शुरू हो रहा है, ये फिर से आके पॉइंट बी पे खत्म हो रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, फॉर अ गिवन साइकिल एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस इज। अब वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस पूछा गया है। तो यहाँ पे अब देखो, दिक्कत ये है कि आइसोबारिक प्रोसेस यहाँ पे दो है, एक ए से लेकर बी तक है और यहाँ पे डी से लेकर सी तक है। क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका प्रेशर होना चाहिए कांस्टेंट। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ए से लेकर बी तक का अगर आइसोबारिक प्रोसेस कंसिडर किया जाए तो उसका जो है वर्क डन अलग होगा। सी से लेकर डी तक का वर्क डन अलग होगा। मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखना कि अगर सपोज करो, मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको याद होगा तो, पीवी डायग्राम में कभी भी आपका जो ग्राफ होता है, ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, ये एरिया आपको वर्क डन देता है। इस एरिया के दौरान इस बात का ध्यान रखना कि आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, सॉरी आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ग्राफ का आपका डायरेक्शन ऐसे बना हुआ है तो मतलब आगे जा रहे हैं हम लोग, आगे जा रहे हैं मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। समझे? तो इस बात का ध्यान रखना। ए से लेकर बी तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप ए से लेकर बी तक आगे जा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वर्क डन अगर आपको ए से लेकर बी तक निकालना है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो दो है यहाँ पे, आइसोबारिक प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग ए से लेकर बी तक की बात करते हैं, ए बी। इसके दौरान आप देखोगे तो बात सिंपल, आपको करना क्या है, आपको बस उसके नीचे का एरिया निकालना है। तो अगर आप ये एरिया पूरा देखो, पूरा एरिया निकलेगा, ये आपका ग्राफ ए से लेकर बी तक का यहाँ पे ना, इसके नीचे का पूरा एरिया आपको निकालना है। ये पूरा, चाहे इधर रहे, इस लूप के अंदर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ए से लेकर बी तक का पूरा एरिया निकाल लो आप। तो आप ए से लेकर बी तक देखोगे तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे, तो ये एरिया आपको कैसे मिलेगा बताओ? ये पूरा एरिया, देखो बात सिंपल है। यहाँ पे आप ये वाला जो लाइन ए बी है, ए बी का लेंथ और उसका मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, या हाइट और लेंथ ये मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इंटू ये पूरा लाइन। ए बी देखोगे क्या है बताओ? 2 से लेकर 6 तक जा रहा है। तो 2 से लेकर 6 तक जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना होगा बताओ? 2 से 6 तक जा रहा है मतलब 4 होगा। ये पूरा लाइन 4 है आपका। और ये शुरू से नीचे से लेकर टॉप तक अगर आप प्रेशर पे देखोगे तो प्रेशर में देखो, मैंने क्वेश्चन देखा था इधर -2 लिखा हुआ था, पर मेरे हिसाब से -2 नहीं आएगा। यहाँ पे +2 तो यहाँ पे भी +2 ही रहेगा, तो मैंने +2 करके करेक्ट कर दिया है। और ये जो डिस्टेंस आपका है ये पूरा, ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻²। 4 × 10⁻² और इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ? वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू 4 × 10⁻², ये लेंथ और ब्रेड्थ इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 मीटर क्यूब है वॉल्यूम आपका, इंटू 4, -2 नहीं है सॉरी, +2 है। 4 × 10⁻²। एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है आपको। तो ये पूरा एरिया चाहिए अगर आपको, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस।
अब दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 10⁻², एंड दिस इज नथिंग बट 4, क्योंकि 2 से लेकर 6 तक जा रहे हो तो बीच में 4 आएगा, 4 का गैप है, तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4. 4 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 4 विल गिव यू 1600 जूल. तो एक आंसर आपका 1600 जूल आ जाएगा. लेकिन अगर सपोज करो दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी से लेकर सी तक. ठीक है, देखो डी से लेकर सी तक भी जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस ही है, क्योंकि इस दौरान भी आपका प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है. तो अगर सपोज करो आइसोबारिक प्रोसेस डीसी की बात हो, तब आपका वर्क डन अलग आ जाएगा. डीसी के केस में आपका वर्क डन क्या आ जाएगा बताओ. ऐसे केस में आपका डी से जब सी तक आप आ रहे हो, एरो डी से सी तक आ रहा है, मतलब डी इनिशियल वॉल्यूम 4 और सी आपका फाइनल वॉल्यूम 2 है. तो यहाँ पे देखो आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, V डिक्रीजेस का मतलब वर्क डन जो होगा आपका वो नेगेटिव होगा. बाकी तरीका वही है वर्क डन निकालने का. एरिया कौन सा निकलेगा इस बार जो आपका एरिया निकलेगा वो डीसी के नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया. तो ये वाला एरिया में क्या है, दिस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. अब इस बार जो हाइट है वो सिर्फ 10⁻² है, और ये आपका 2 से लेकर 4 तक जा रहा है, मतलब 2 है. 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻². अरे यार क्या हो रहा है भाई, लुक वर्क. तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻². अरे यार, तो ये 200 जूल आएगा, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, ये पहले हमने देख लिया है. वर्क डन विल बी इन नेगेटिव, समझ गए. तो यहाँ पे आपका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है डीसी के अलावा. तो 200 जूल का भी यहाँ पे दे के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर सपोज करो नेगेटिव साइड हम कंसिडर करें तो -200 जूल ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में क्या है 1600 जूल है. इस लॉजिक के हिसाब से आपका ये बी आंसर आएगा. लेकिन अगर -200 भी होता तो शायद वो भी आंसर होता. तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया है कि -200 नहीं है, इसके वजह से इस आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रही है. मैंने आपको दोनों आइसोबारिक प्रोसेस का बता दिया ताकि आप ये समझ पाओ कि हाँ भाई ये भी आइसोबारिक प्रोसेस है. अच्छा, तीसरा क्या होता है ना कि कई बार क्या पता वो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पूछ लेते हैं. पूरे साइक्लिक प्रोसेस का फिर वर्क डन आप कैसे निकालते बताओ. फॉर साइक्लिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि अगर पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है आपको, तो या तो आप हर एक पार्ट का वर्क डन निकाल लो, या आप एक काम करो इस पूरे लूप का एरिया निकाल लो. ये दिख रहा है ना आपको, पूरे लूप का एरिया. अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ लूप, पर ये आंसर नहीं है, ये बस मैं एक्स्ट्रा पार्ट आपको बता रहा हूँ. अब एरिया ऑफ लूप कैसे निकलेगा बताओ. दो तरीके से निकलेगा, या तो आप ए बी का प्रोसेस का एरिया निकाल लो, नहीं एक पूरे लूप का निकाल रहे हैं ना, मतलब इस पूरे हिस्से का आपको एरिया का लूप निकालना है, समझे. तो आप क्या करोगे बताओ. ये एक ट्रेपेजियम है, अगर आप देखोगे तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, अगर आपको पता हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय आपका हाइट होता है. हाइट मतलब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको मैं हाइट बोल रहा हूँ. तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप वर्क डन निकालोगे, पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात करूँ मैं, पूरे साइक्लिक प्रोसेस की, एरिया ऑफ लूप मतलब एरिया ऑफ आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा ये. तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, देखो ये पैरेलल साइड्स है इस पूरे ट्रेपेजियम का, तो इसका तो 4 है और इसका 2 है, 4 और 2 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट मतलब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका हाइट मैं कह रहा हूँ. दिस इज योर हाइट, ये आपका हाइट है. तो ये हाइट कितना होगा बताओ, h का वैल्यू. अगर आप देखोगे तो h का वैल्यू आपको दिखेगा कि 10⁻² है यहाँ पे, और ये 4 इंटू 10⁻² है. तो ये h आपको जो h दिख रहा है यहाँ पे, h का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻², -2 नहीं +2. देखो 10⁻² है और ये 4 इंटू 10⁻² है, मतलब ये 1 इंटू 10⁻², आप एक हिसाब से समझ लो. दिस इज 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻², बीच में कितना आया 3 इंटू 10⁻². तो आपका हाइट जो हो जाएगा वो 3 इंटू 10⁻² हो जाएगा.
तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 900 जूल आ रहा है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप बी से डी तक जब आते हो, सॉरी ये टोटल आपका नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये टोटल आपका वर्क डन हो जाएगा पूरे साइक्लिक प्रोसेस का। पूरे साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क डन कितना आ रहा है आपका? 900 जूल आ रहा है। समझ गए? तो अगर पूरे साइक्लिक प्रोसेस का पूछा जाए तो आपको बस एरिया का लूप निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे मैंने दिया। अगर पूरे साइक्लिक प्रोसेस का निकाले तो इन्होंने आइसोबारिक प्रोसेस का सिर्फ पूछा था, तो ए बी और डी सी आएगा, लेकिन डी सी नेगेटिव है और नेगेटिव वर्क डन कहीं दिया नहीं है, तो हमको बस ए बी का देखना है 1600 जूल, और इसलिए आपका आंसर बी आ जाएगा। ये बस पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन पूछा जाए तो आपको बस ये लूप का जो एरिया अंदर का दिख रहा है ना, बस इतना एरिया आपको निकालना है, दैट्स इट। वो कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इज एन आइडियल गैस, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ। देखो अगर आइडियल गैस है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होगा, और याद रखना अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपस में अगर वो फोर्स लगा रहे हैं तो ही आपका पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, और काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी हो सकता है। तो नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मीन्स नो पोटेंशियल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होगा तो आपस में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट या डेवलप ही नहीं होगा, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ओनली काइनेटिक एनर्जी अगर आइडियल गैस है तो बस ओनली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। आगे देखते हैं। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द स्टेट ऑफ अ गैस इज चेंज फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस द करेक्ट वन इज। मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको 3 इक्वेशन याद रखना है। एक, उसके बाद अगर उसी को हम रीअरेंज कर पाए तो अलग बात है। एक तो PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरा था आपका TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और तीसरा था P रेज टू 1 माइनस गामा T रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये 3 इक्वेशन है आपके। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मतलब ये पूरा पार्ट कांस्टेंट होगा, तो एक बार इसमें 1 लिख दो, P1 V1 रेज टू गामा एंड दैट विल बी इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। तो ये है क्या, देख लो आपका ये V1 का आप थोड़ा सा नीचे आ गया है तो थोड़ी सी दिक्कत है, तो मुझे लगता है ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। P1 V1 रेज टू गामा P2 नहीं, ये T आ गया है यहाँ पे, कहीं गलती से तो नहीं डाल दिया है? नहीं, गलती नहीं किया है, शायद नहीं आएगा। अगर यहाँ पे T है तो फिर तो नहीं आएगा। आगे देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, ये हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से T1 V1 रेज टू गामा T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1। ये है कहीं पे, आई थिंक ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में। ये V थोड़ा सा नीचे आ गया इसके अंदर, शायद पीपीटी में गड़बड़ हो गया रहेगा। T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1, ये इक्वेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन है आपका। थर्ड में अगर आप देखोगे तो P1 1 रेज टू 1 माइनस गामा और T1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 1 रेज माइनस गामा T रेज टू गामा हो जाएगा, और T2 एक बार 1 एक बार 2। तो ये भी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कहीं इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ V है यहाँ T है, तो आपका सेकेंड वाला इक्वेशन ही जो है वो यहाँ पे वैलिड है ऑप्शन बी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये तो सिंपल है यार, एडियाबैटिक प्रोसेस, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0। In an adiabatic expansion of a gas, initial and final temperature at T1 and T2 respectively, then change in internal energy of the gas is। देखो, एक तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करें, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो Q का वैल्यू होता है 0, समझे। और हमने इसका थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, Q का वैल्यू 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W होता है। Q 0 डालोगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा, समझ गए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पूछा गया है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में आपको क्या करना है, जो वर्क डन का फॉर्मूला है उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका डेल्टा U क्या हो जाएगा, माइनस, देखो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस गामा। इन्होंने T के टर्म्स में दिया है ना, तो 2 फॉर्मूला था, P2 V2 माइनस P1 V1 या फिर T2 माइनस T1। यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे 1 माइनस गामा है,
अब इन्होंने क्या दे रखा है, देखो ये वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन वर्क डन में हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू आएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस गामा का गामा माइनस 1 हो जाएगा, अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। और सॉरी, हाँ नहीं सॉरी एन आर होता है, यहाँ पे एन आर होता है, एन आर गामा माइनस 1, एन आर अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 होता है। P2 V2 माइनस P1 V1 में एन आर नहीं आता, इसमें एन आर आता है। तो जो भी मैंने सिनॉप्सिस में आपको सारे के प्रोसेस, जो भी 7-8 प्रोसेसेस थे, उसका वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और क्यू सब निकाल के रखा हुआ है, आप उसको देख लेना एक बार। तो वहाँ पे आप देखोगे तो ये वर्क डन का ये फॉर्मूला है, समझे। और माइनस साइन आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस गामा का गामा माइनस 1 हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप ये लेके बैठते हो तो आपके पास सिनॉप्सिस का पूरा जो है, जो भी मैंने लिखा है उसमें एटलीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लो, एक पेज पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखो, उसके बाद फिर यहाँ पे बैठो, समझे। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर पता नहीं कहाँ से ये आ गया, ये कैसे आ गया, इसमें फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। तो जो भी मैं, अगर सिनॉप्सिस आप वीडियो देखते हो, सबसे पहले चीज़ आपको ये करना है, अपने तरफ से काम करना होगा। सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, आपके पास कंटेंट या मटेरियल रखे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, वो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। और आपके दिमाग में तब होगा जब आपने कुछ लिखा होगा, आपने कुछ किया होगा। सिर्फ रख लेने से या उसे देख लेने से काम नहीं चलेगा। तो आप एटलीस्ट फॉर्मूले तो सारे नोट डाउन कर लो, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर आपने खुद कुछ नहीं किया होगा तो आप बहुत इजीली सब कुछ भूल जाओगे। तो आप क्या करोगे, वो सारे फॉर्मूले जितने भी सिनॉप्सिस में कराए जाते हैं उसे नोट डाउन कर लो, पहले खुद करो लिख के, और उसके बाद फिर आगे वीडियोस के लिए बैठो। तो आप देखोगे वहाँ पे कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उसमें वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू में माइनस मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा यू आ जाएगा, एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। अब यहाँ पे इन्होंने शायद 1 मोल गैस के लिए लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, हम मान के चलते हैं कि आपका गैस का नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो n का वैल्यू 1 डालोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क डन रिप्रेजेंट्स, W रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय द सिस्टम and delta U is the increase in internal energy. Which of the following statements is true? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, अगर आपको याद होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है। डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के बराबर बता रहा है, वो गलत है यहाँ पे, तो ये तो गलत है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने अभी भी देखा यहाँ पे कि डेल्टा यू जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है, तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इन्होंने डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये भी गलत है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू, फिर मैं बता रहा हूँ, जीरो होता है, तो नहीं, ये बात ही नहीं मान रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में यस, ये करेक्ट है, तो आपका ये स्टेटमेंट सही है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। V सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैविंग गामा 5/2 S, S है कि क्या है यार, 5/2 होगा बस, S कहाँ से आ गया, गामा इज इक्वल टू 5/2 सडनली compressed to V/4 cc. The initial pressure of the gas is P, the final pressure of the gas will be. Now see, सडनली वर्ड जहाँ पे आया, सडनली हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी अगर कोई चीज़ हो जाए तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में अभी मैंने आपको बताया था कि पी, वी और टी में कुछ रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस आपको याद रखनी होंगी। 3 रिलेशंस है हमारे पास, पी और वी में, टी और वी में और पी और टी में, समझे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे तुम्हें सुनाई दिया, तो ये 3 रिलेशंस एक तो आपको पता होनी चाहिए, याद होने चाहिए, और तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है, सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने इनिशियल वॉल्यूम देके रखा हुआ है V1 इज इक्वल टू V, आप सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है तो आपको दोनों का यूनिट अगर सेम है तो आपको यूनिट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर आप कन्वर्ट भी करोगे मीटर क्यूब में तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप बस देख लेना कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गामा का वैल्यू 5/2 दे के रखा हुआ है, ये भी ध्यान में रखना। और उसके बाद फिर बोला क्या गया है, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, अच्छा फाइनल वॉल्यूम कितना बोला है, V/4 बोला है। इनिशियल प्रेशर आपका P बोला है, फाइनल प्रेशर P2 आपको ढूंढना है। तो P और V में क्या रिलेशन था बताओ, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही रिलेशन था। तो यहाँ पे आपका P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा हो जाएगा। तो P1 का वैल्यू P है, V1 का वैल्यू V है, V रेज टू गामा, गामा का वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2 डाल दो। दैट इज इक्वल टू P2 क्या है, P2 क्या है, P2 हमको पता करना है। और V2 क्या है, V2 क्या V/4 है, तो V/4 रेज टू 5/2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ सी P2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, P2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, PV रेज टू 5/4, PV रेज टू 5/2 अपॉन ये नीचे आ जाएगा V/4 रेज टू 5/2। तो ये 5/2 आप कॉमन ले सकते हो, मतलब V अपॉन V रेज टू 4 रेज टू 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, V और V कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 रेज टू 5/2। तो आपका P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा। ना देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिख लो ताकि ये 2 कैंसिल आउट हो जाए। तो 4 को अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूँ और फिर इसका पावर 5/2 लिखता हूँ, तो आपको पता है कि पावर पावर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, क्योंकि पावर और पावर दो पावर्स है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 मतलब 2 रेज टू 5 हो जाएगा। 2 रेज टू 5 का मतलब होता है 32, तो ये आपका 32P आ जाएगा, आपका फाइनल प्रेशर 32P आपका ऑप्शन ए है। ओके, आगे बढ़ो। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कौन सा करेक्ट नहीं है ये देखना। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा। करेक्ट नहीं है वो वाला ढूंढना है, समझे, वही हमारा आंसर होगा। तो ये रहने दो, करेक्ट है इसका मतलब हमारा आंसर नहीं है। इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा पी 0 हो जाएगा, ये भी सही है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज 0, आइसोकोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट होता है, तो V कांस्टेंट अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन भी 0 होगा, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये गलत ही होगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर भी आ जाएगा। अगर बाकी 3 सही है तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब ये क्यों गलत है वो देख लेते हैं हम लोग। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस Q इज 0 ना, Q0 किस में होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, तो फिर तो यार ये गलत हो ही जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बड़े देखो सिंपल सिंपल है थर्मोडायनेमिक्स से, हो सकते हैं बाद में कॉम्प्लिकेट करें मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका हुआ नहीं है, चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ ही दिनों में, तो क्या पता अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। थोड़े बहुत ज़्यादा देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इन दोनों पे ध्यान दे दोगे अच्छे से तो आपका चैप्टर हो जाएगा। और बाकी अगर जहाँ कहीं भी मुझे क्वेश्चंस की कमी लगी है वो मैंने दूसरे एंट्रेंस जैसे नीट JEE के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि CT तक कराया जा सकता है वो उसे उठा के डाला हुआ है। आप प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। बस फंडा समझ लो कि क्या है और कैसा है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर ले जाओगे। चलो देखो यहाँ पे, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, T1 27 डिग्री सेल्सियस और T2 127 डिग्री सेल्सियस, देन P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू will be P1 and P2 are the pressure at T1 0 डिग्री सेल्सियस एंड T2 ये क्या करके रखा हुआ है, इसमें गड़बड़ है भाई। नहीं ये आप रहने दो, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। मुझे लगता है शायद यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन में, यानी से टाइप नहीं हुआ या तो इन्होंने टाइप में गड़बड़ किया होगा। नहीं इसमें टाइपिंग में ही गड़बड़ है, मतलब क्वेश्चन में प्रिंट ही गलत हुआ है। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए यहाँ पे, और ये 127 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 127 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जिसकी बात की है उसी का प्रेशर देगा ना वो। तो T1 T2 टेम्परेचर पे प्रेशर P1 P2 है और P1 P2 का हमें इक्वेशन निकालना है। और बोला क्या गया है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, पहली बात तो ये कि आप कोई भी लॉ जब यूज़ करते हैं ना, चाहे चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, जो भी लॉ हम यूज़ कर रहे हैं गैस के लिए,
या फिर अगर सपोज करो हम लोग यूज़ करते हैं आपका पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, उन सारे केसेस में एक बात तो तय है कि आपका टेम्परेचर जो है केल्विन में होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है। तो आपको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना होगा उसे। तो T1 विल बी इक्वल टू 27 प्लस 273, ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। और T2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 127 प्लस 273, ये आपका 400 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। प्रेशर P1 और P2 है, तो P1 और P2 का रिलेशन निकालना है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ये गे-लुसैक्स लॉ के हिसाब से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सीधा लिख सकते हो, अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो आपका P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो T1 अपॉन T2 आ जाएगा। तो P1 अपॉन P2, ये तो बड़ा सिंपल है यार, बस आपको कन्वर्ट करना था, किसी ने कन्वर्ट नहीं किया तो गलत हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 300 अपॉन 400, ये 3/4 आपका आंसर आ जाएगा सीधा, 3/4 ऑप्शन डी। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा सा है, वो हम देख लेंगे और कुछ नहीं, बाकी तो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड चेंज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन QW दोनों जीरो है। वर्क डन और हीट, देखो QW अगर जीरो होगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। हमने देखा था कि तीनों जीरो कब होता है, फ्री एक्सपेंशन में, तो ये तो हमने पढ़ा था ना, फ्री एक्सपेंशन में तीनों जीरो हो जाते हैं। फ्री एक्सपेंशन लिखा है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो देखिए क्या है यहाँ पे। अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T1 इज enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically. Adiabatic expansion हो रहा है, मतलब कोई heat exchange नहीं हो रहा है, to a temperature T2 by releasing the piston suddenly. If L1 and L2 are the lengths of the gas column before and after expansion respectively, then T1 upon T2 is, चलो ठीक है। तो इनिशियल केस में आप देखोगे तो गैस का मान लेते हैं, ये सिलेंडर का पिस्टन है और ये मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका L1 है, ठीक है, और इसका जो भी है रेडियस रहा होगा, वो रेडियस हम मान के चलते R है, इसमें L1 है और इसके अंदर गैस भरा हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस पिस्टन का एरिया A है तो इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा बताओ। इनिशियल वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। तो बेस का एरिया मतलब यही एरिया A हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपका क्या हो जाएगा, लेंथ L1 हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे टेम्परेचर शायद मुझे लगता है T1 बोल रहा है, तो इसका टेम्परेचर T1 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं है और ये गैस आपका एक्सपैंड हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू एक्सपैंड हो रहा है और उसका टेम्परेचर T2 हो जा रहा है। तो फाइनली आप देखोगे तो ये एक्सपैंड होने के बाद इसका फाइनल केस कुछ और हो जाएगा। मान लेते हैं आपका एरिया तो सेम रहेगा, एरिया तो सेम रहने वाला है, बस लेंथ आपका L2 हो जाएगा एक्सपैंड होने के बाद। लेट्स से कि इसका लेंथ L2 हो चुका है और ये फाइनल केस है। तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है ना, तो फाइनल वॉल्यूम हम V2 लेके चलते हैं। इसका फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू अगेन एरिया, बेस ऑफ द एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब बेस ऑफ द एरिया आपका सर्कुलर है, मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर L1 पाई आर स्क्वायर L2, या एरिया इंटू लेंथ L1 एरिया इंटू लेंथ L2, ये दो वॉल्यूम हो गए, इसका टेम्परेचर T हो गया। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है और हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम देके रखा हुआ है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम में एडियाबैटिक प्रोसेस में रिलेशन क्या आता है बताओ, TV रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1 V1 रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा -1। हमें गामा का वैल्यू चाहिए, वो कैसे मिलेगा, मोनो एटॉमिक गैस है, याद करो मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस अगेन यहाँ पे आपका फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F का वैल्यू होता है 2 और गामा का फॉर्मूला है 1 + 2/F। तो हमें गामा मिल जाएगा यहाँ से 1 + 2/F दैट इज इक्वल टू 1 + 2 सॉरी गड़बड़ हो गया। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होता है, 3
ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो 1 + 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5/3 आ जाएगा। तो गामा का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 होता है, या ध्यान रखना। तो हमें गामा का वैल्यू पता है वहाँ पे। ओके, तो आप देखो यहाँ पे अगर आप सपोज करो इसको रीअरेंज करोगे, हमें चाहिए क्या वैसे, T1/T2 चाहिए। तो T1/T2 विल बी इक्वल टू V2 रेज टू गामा -1 अपॉन V1 रेज टू गामा -1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको आप लिख सकते हो V2/V1 होल रेज टू गामा -1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू V2/V1, V2 का क्या है, A × L2 A × L1। तो V2 की जगह पे A × L2 अपॉन A × L1 होल रेज टू गामा का वैल्यू क्या है 5/3 -1। A और A हो जाएगा कैंसिल, तो L2/L1 रेज टू 2/3 हो जाएगा। तो यही आपका T1/T2 आ रहा है, L2/L1 रेज टू 2/3। मेरे हिसाब से यही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ अ गैस expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is maximum when the expansion is. A sample of a gas expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is maximum when the expansion is. अच्छा, कौन से केस में आपका वर्क डन मैक्सिमम होता है? तो एक काम करते हैं, इसको ग्राफ के सहारे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ पे 3 प्रोसेस के बीच में कंपैरिजन है, जिसमें बोला गया है कि वर्क डन मैक्सिमम किस में होगा, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है वो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका Q का वैल्यू 0 होता है, और इक्वेशन PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये फॉलो होता है। और एक और होता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। हम चारों का देख लेते हैं ताकि अगर कुछ और क्वेश्चन भी आए तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, सॉरी। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ को देखो ऐसा होगा, अगर मैं सबका पीवी डायग्राम एक ही ग्राफ में बना लो तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसको मैं A लिख देता हूँ, इसको मैं B लिख देता हूँ, इसको मैं C लिख देता हूँ, इसको मैं D लिख देता हूँ। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस, या यहाँ पे नाम भी लिख देते, चलो ये कुछ ऐसा होगा। क्योंकि आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, दिस इज आइसोबारिक। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आइसोथर्मल, हमको पता है कि आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, तो ये ग्राफ आपका नीचे जाता है ऐसे। ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। और एडियाबैटिक में क्या होता है, देखो एडियाबैटिक का हमने देखा था, इसमें PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका प्रेशर जो है वो V रेज टू गामा के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आप नीचे ले आओगे तो यहाँ पे भी वही हाल होगा, लेकिन यहाँ पे आपका स्लोप जो होता है वो ज़्यादा होता है, और आपका ग्राफ आइसोथर्मल से ज़्यादा नीचे जाता है। ये मैंने आपको थियरी में बताया, सिनॉप्सिस में बताया। तो आइसोबारिक, आइसोथर्मल, और ये क्या हो जाएगा आपका एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली आइसोकोरिक मतलब V कांस्टेंट होगा। V कांस्टेंट होगा तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा नीचे की ओर, तो ये आपका हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन का मतलब होता है कि आपका ग्राफ के नीचे का एरिया कितना है। तो आप देखोगे आइसोबारिक प्रोसेस में नीचे का एरिया सबसे मैक्सिमम है, आइसोथर्मल में एरिया जो है वो इतना माना जाएगा, राइट, और एडियाबैटिक में इतना माना जाएगा। कम हो रहा है ना, सबसे कम वर्क डन यहाँ पे एडियाबैटिक में हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस में नीचे एरिया ही नहीं बन रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। रीज़न सिंपल है, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका जो है वॉल्यूम वो चेंज ही नहीं होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वर्क डन वैसे भी 0 हो जा रहा है इस केस में। तो सबसे कम आइसोकोरिक प्रोसेस में, फिर धीरे धीरे एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक पे जाओगे तो एरिया बढ़ने लग जा रहा है, तो आपका वर्क डन ज़्यादा होने लग जाएगा।
तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे कि वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस विच इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, सबसे कम आइसोकोरिक प्रोसेस में, इनफैक्ट आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है ये तो हम पहले से ही जानते हैं, वो होता है 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्पेसिफाइज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। यार ये तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आगे आ रहेगा एक आध बहुत सिंपल क्वेश्चन, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सिंपल। आगे अब पॉली, देखो इस चैप्टर से सिंपल क्वेश्चंस आए हैं सीईटी के, और कुछ क्वेश्चंस और अगर आगे होंगे तो देखेंगे हम लोग। एक आध थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है, जैसे मिक्स आता है, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये मत समझ लेना कि ऐसे ही क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। देखो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया था, अभी देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, ये नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, ये चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार था, हल्का सा। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं मिक्स, तो सारी चीज़ें आप सारे करके जाओ, बस ये नहीं कि इजी किया तो ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग में बना के चलोगे कि हाँ यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन सीईटी में आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी चैप्टर से सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे। तो मिक्स होते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस जो भी करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस करने हैं, रिपीट करना है बार बार। अगर आप रिपीट कर पाओ, जितनी बार रिपीट कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा, उतनी आपके कॉन्सेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग होगी और आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान भी हो जाएगा। चलो देखो, अब पॉलीएटॉमिक गैस, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, एक्चुअली ये गामा है। अब पॉलीएटॉमिक गैस जिसका गामा का वैल्यू 4/3 है, इज कॉम्प्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक प्रोसेस में कॉम्प्रेशन हुआ है, तो एडियाबैटिक जैसे ही वर्ड आया तो Q इज इक्वल टू 0 याद रखना है, और 3 जो इक्वेशन मैंने बोला था वो ध्यान में रखना है। इफ इट्स इनिशियल प्रेशर इज P0, इट्स न्यू प्रेशर विल बी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पॉलीएटॉमिक गैस, गामा का वैल्यू दे के रखा है ऑलरेडी, गामा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका दिया क्या गया है, इज कॉम्प्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम एडियाबैटिकली। मतलब उसका जो इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं V मान के चलो तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा उसका V/8 हो जाएगा। कॉम्प्रेस किया गया और 1/8 कॉम्प्रेस कर दिया, मतलब 8 गुना कम कर दिया उसका, तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इसके इनिशियल वॉल्यूम का 8 गुना कम है, तो V2 का वैल्यू V/8 हो जाएगा। इफ इट्स इनिशियल प्रेशर मतलब P1 का वैल्यू अगर P0 है तो हमें P2 का वैल्यू ढूंढने के लिए बोला गया है। इट्स न्यू प्रेशर विल बी, न्यू प्रेशर P2। P और V में रिलेशन है, तो यहाँ पे आपका P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। P1 का वैल्यू P0, V1 का वैल्यू V रेज टू गामा हो जाएगा। P2 का वैल्यू हमको ढूंढना है, V2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, V/8 रेज टू गामा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो P2 इज इक्वल टू P0 V रेज टू गामा अपॉन V/8 रेज टू गामा हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू P0 V/V रेज टू 8 होल रेज टू गामा, V और V कैंसिल, 8 ऊपर चला जाएगा, तो P0 8 रेज टू गामा हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू P0 8 रेज टू कितना होगा, गामा का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, तो गामा का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। इसे कैसे करोगे आप, अब देखो तुम्हें पता है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, इसका मतलब P2 इज इक्वल टू P0। आप 8 को क्या लिखोगे, 2 का क्यूब लिखोगे, अब फिर इसका पूरा का जो पावर है वो आपका 4/3 आ जाएगा, 4/3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P0 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल होगा, P0 2/4 होगा, 2/4 16 होता है, तो 16 P0 हो जाएगा। दैट इज योर P2 16 P0, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द PV डायग्राम शोन देयर आर 2 adiabatic parts of the same gas intersecting 2 isothermals at T1 and T2. The ratio VB/VA। देखो 4 पॉइंट्स है यहाँ पे, A B C D, सबका वॉल्यूम यहाँ पे VA VB VC VD दे के रखा हुआ है। A से लेकर B तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, तो AB आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया।
C से D तक टेम्परेचर T2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया आपका, T2 कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका B से लेकर C तक का जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, जहाँ पे Q 0 होगा, और ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q = 0 होगा। और हमें रिलेशन क्या निकालना है बताओ, हमें VA VB और VC और VD में रिलेशन चाहिए, क्योंकि आपको VC और VD के टर्म्स में ही ऑप्शन में दे के रखा हुआ है VB/VA का वैल्यू पूछा गया है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखो B और C और A और D दो इक्वेशन, दो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। पहले B से लेकर C तक देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या, आपका देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम के केस में हम यूज़ करेंगे, प्रेशर का तो कुछ यहाँ पे लेना देना है ही नहीं, तो प्रेशर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, TB⁻⁻1 = कांस्टेंट। ओके, तो ठीक है, चलो देखें। तो T1 इक्वेशन यहाँ पे T1 है ना, V1, अब V1 में पहला 1 क्या है, B है, बाद में दूसरा वॉल्यूम C है, तो T1 VB⁻⁻1 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया, तो T2 और यहाँ का आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, VC⁻⁻1 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आप T1/T2 निकाल लो, और फिर यहाँ से भी T1/T2 निकाल के इक्वेट कर देना, रिलेशन मिल जाएगा। T1/T2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा बताओ, VC/VB कॉमन आ जाएगा और raised to⁻⁻1 आ जाएगा, इक्वेशन 1। उसी तरीके से आपको A से लेकर D तक का देखना है, या आप D से लेकर A तक का देख लो, D से A तक का, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा आपका TB⁻⁻1 कांस्टेंट, तो ये आपका 1 है पॉइंट और ये आपका 2 पॉइंट है, तो 1 मतलब यहाँ चाहिए, यहाँ पे एक काम करो, A से लेकर D तक की बात करते हैं हम लोग, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, A से D तक की बात कर लेंगे। तो ये T1 पॉइंट और वॉल्यूम इसका V है, ये T2 पॉइंट क्योंकि टेम्परेचर T2 है और इसका वॉल्यूम VD, तो T1 VA⁻⁻1 इज इक्वल टू T2 और यहाँ का वॉल्यूम क्या है, VD⁻⁻1। अगेन इस इक्वेशन से T1/T2 निकाल लो आप, तो T1/T2 क्या आ जाएगा बताओ इस केस में, T1/T2 विल बी इक्वल टू VD/VA, VA इधर चला जाएगा ना, तो VD/VA raised to⁻⁻1, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, इसको इक्वेशन 2 डाल दो। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, दोनों इक्वल है ना, ये भी T1/T2 है, ये भी T1/T2 है, तो बोथ आर इक्वल, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 this is equal to this, VC/VB raised to⁻⁻1 is equal to VD/VA raised to⁻⁻1। अब Γ-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है, तो VC/VB इज इक्वल टू VD/VA, और हमें वैल्यू किसका चाहिए था, VB/VA का, तो VB को यहाँ भेजो, VD को यहाँ ले आओ, तो VC/VB VD इज इक्वल टू VB/VA, या VB/VA इज इक्वल टू VC/VD, VC/VD सीधा आ जाएगा ऑप्शन 80, ठीक है। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली करेंगे बच्चों अगले वीडियो में, शायद इस टॉपिक पे 2 ही वीडियो बन पाएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस बहुत कम थे बाकी, लेकिन सारे जगह से मैंने सारे क्वेश्चंस इकट्ठा करके यहाँ पे डाला है, और कुछ क्वेश्चंस मुझे होमवर्क में भी डालने थे और कुछ टेस्ट में भी डालना था, तो मिला जुला के क्वेश्चंस हो जाएंगे काफ़ी। एक और वीडियो उस पर आएगा, उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहना, थैंक यू।